कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा भारत का एकीकरण पढ़ा। भारत के एकीकरण में मेन टॉपिक जो पढ़े आपने, हैदराबाद पढ़ा, जूनागढ़ पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा। तो हम इनमें से जो भारत में इनका एकीकरण किया गया, जैसे जूनागढ़ का किया गया, हैदराबाद का किया गया और जम्मू एंड कश्मीर का किया गया, तो जिन राज्यों को मतलब जिन रियासतों को मिलाने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनमें ये 3 रियासतें मुख्य तौर पे थीं। इनमें जूनागढ़ में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, छोटी मोटी धमकियों से भी मान गया। तो आमतौर पे हम जूनागढ़ की बात ना करके हम बात करेंगे हैदराबाद की। आज हैदराबाद की बात करेंगे, अगली वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 और 35A जो अभी 2019 में ख़त्म की गई हैं, इनको लगाने की वजह क्या थी और हमने एक स्पेशल स्टेट का उसको एक दर्जा क्यों दिया, स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों दिया। तो आज हैदराबाद में जो ऑपरेशन पोलो हुआ था, तो पोलो के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन पोलो की पृष्ठभूमि को भी समझते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो क्यों हुआ, ऐसी क्या सिचुएशंस आई जिसकी वजह से हमको ऑपरेशन पोलो यानी एक सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी। तो बने रहिए, बात करते हैं ऑपरेशन पोलो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन पोलो क्या है ये। पहले तो इसके बात करते हैं कि इसका नाम जो रखा गया, ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया। बेसिकली हैदराबाद रियासत है जो उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें अच्छा खासा हिस्सा अभी वर्तमान जो कर्नाटक का आता था, महाराष्ट्र का आता था और आंध्र प्रदेश का आता था। अभी जो हम हैदराबाद देख रहे हैं, इतना बड़ा हैदराबाद नहीं था ये। तो अभी जो तेलंगाना स्टेट जब बना है तो उसमें एक हैदराबाद आ गया। उसमें पहले बहुत सारा ऐसा इधर विजयनगर साम्राज्य तक फैला हुआ था यानी, और उधर मैसूर तक। ये आपका अभी जो विजयवाड़ा है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ तक पूरा ये हैदराबाद रियासत था। तो हम बात करते हैं इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया। ये पोलो क्या है? बेसिकली हैदराबाद में बहुत ज़्यादा पोलो ग्राउंड है। राजा भी पोलो खेलने का बहुत शौकीन था, मतलब जो नवाब था उस समय, तो वो भी पोलो का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि राजा के पास हीरे की एक जो पोलो खेलते हैं उसका एक बॉल होती है जिससे घोड़े पे बैठ के मारा जाता है, तो बॉल डायमंड की थी उसके पास, एक हीरे की थी। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन पोलो क्यों हुआ। पोलो को शुरू करने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि पोलो की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली। 3 अगस्त को माउंटबेटन ने एक योजना पेश की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिस योजना में उन सभी तथ्यों यानी उन सभी पॉइंटों पर चर्चा की गई जिनके अनुसार जो मतलब आने वाले भविष्य में भारत में कोई दिक्कत ना हो, रियासतों का विशेष ध्यान रखा गया। उसमें कंडीशनें रखी गई अलग अलग कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बना, मतलब वो भी संज्ञान में उसी दिन आया। मतलब जैसे 3 जून को समझते हैं, लिख के 3 जून को वो माउंटबेटन योजना आई, जो भारत के अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे, मतलब प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन की एक योजना आई, योजना इसी दिन इस चीज़ का जिक्र हुआ कि हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश और इंडिया के साथ में माउंटबेटन के समक्ष एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हैदराबाद ने। हैदराबाद जो रियासत थी 3 जून 1947, ये भी संज्ञान में उसी दिन आया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थितिवाद। ये 3 जून 1947 को संज्ञान में आया कि यथास्थितिवाद, कि हैदराबाद के नवाब ने कहा कि हम कुछ रियासतों के लिए जो रियासत भारत या पाकिस्तान में न जाना चाहती हैं, क्योंकि माउंटबेटन योजना का एक जो पॉइंट था उसको हम पकड़ के चलें, वो ये था कि जितनी भी रियासतें हैं उनके पास विकल्प रहेंगे, या तो वो पाकिस्तान या इंडिया
या इंडिपेंडेंट, उनके पास विकल्प रहेंगे। तो बहुत सारी रियासतों मतलब में से 3 रियासतों ने ये चुना, और भी रियासतों ने यही चूज किया कि हम यथास्थिति में रहना चाहेंगे, लेकिन कुछ धमकी और कुछ समझाने बुझाने से मान गई। लेकिन नहीं मानी तो हैदराबाद रियासत, ये जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद रियासत के पास में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत अमीर रियासत थी। माना जाता है कि इसका जो रेवेन्यू था, मतलब हर साल इसको जो कमाई होती थी, कम से कम 1 करोड़ के लगभग, सॉरी 9 करोड़ के लगभग, 9 करोड़ के लगभग इसको कमाई होती थी हर साल। टैक्स कलेक्ट करती थी जब ये, तो इसको 9 करोड़ रुपया हर सालाना कमाई होती थी। इसकी टोटल संपत्ति थी लगभग 1300 करोड़। इसकी जो टोटल संपत्ति थी इसके पास, नवाब के पास 1300 करोड़ रुपया थी। मतलब हैदराबाद का एक अलग करेंसी था, हैदराबादी करेंसी में इसके पास सोने, इसमें कम से कम 1300 करोड़ में 400 करोड़ का इसके पास गोल्ड था। चलो उसकी बाद में बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम हम अभी ये देख लेते हैं। यहाँ का जो हैदराबाद का नवाब था, नवाब जो था मीर उस्मान अली, तत्कालीन हैदराबाद का नवाब था ये। इसने कहा कि हम स्वतंत्र रखेंगे। स्वतंत्र की मांग बाद में हुई, उससे पहले तो ये पाकिस्तान के पक्ष में था, क्योंकि इसको मोहम्मद अली जिन्ना बहुत भड़का रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से पूरा सहयोग दे रहा था कि ठीक है आप स्वतंत्र रहो, मैं आता हूँ, ये है वो करके, मतलब तमाम तरह तरह की बातें करके इनको भड़का रहा था। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि पटेल जी ने इनको समझाया, लेकिन मजाल नवाब समझे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, इनकी स्पेशल सेना थी, इनके पास इतना सक्सेसफुल होने का कारण ये था, अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी जो क्राउन का मतलब ताज का शासन था, ब्रिटिश ताज का शासन में ये ब्रिटिश सरकार के हमेशा पक्ष में रहा। चाहे टीपू सुल्तान से युद्ध की बात हो या किसी से भी, जिससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब युद्ध हुआ, ये हमेशा हैदराबाद रियासत ब्रिटिश सरकार के पक्ष में रहा, और ये हमेशा सपोर्ट इसने ब्रिटिश सरकार को किया। इसलिए ब्रिटिशों की मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, जो क्राउन की गवर्नमेंट थी, क्राउन का पूरा इस पर हाथ रखा हुआ था, और उसी के हाथ की वजह से ये पूरा उछल कूद कर रहा था। मजाल है जो ये आ रहा हो काबू में। अब यहाँ क्या होता है कि उस्मान अली नहीं मानते हैं कि हम भारत में तो जाएंगे नहीं, अगर जाना भी पड़ा तो पाकिस्तान में जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और समझ लेनी, यहाँ जो पॉपुलेशन रेशियो था, नवाब तो था ये मुसलमान, नवाब था मुसलमान, पॉपुलेशन रेशियो था जो जनसंख्या का था 80 से 85% लगभग यहाँ हिंदू थे, और कम से कम 15 से 20% मान लो, मुसलमान भी नहीं थे, 15% ही मुसलमान थे, और बाकी दूसरे थे, ईसाई वगैरह थे। लगभग 15% मुसलमान थे। और 5% अन्य थे। नवाब पूरे ताव में था। यहाँ कंडीशन एक और थी, जबकि 80% हिंदू होने के बाद सरकारी पदों पे केवल 15% लोग थे हिंदू, और 80 से 85% आपके मुसलमान टोटल। क्योंकि नवाब मुसलमान था तो अधिकतर मुसलमानों को, ये कंडीशन हैदराबाद में नहीं थी, ये कंडीशन सेम कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, क्योंकि वहाँ राजा हिंदू था, पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन पदों पे उसी वही रेशियो था, 15% वहाँ पे भी थे। मुसलमानों को कोई बड़ी नौकरी नहीं दी जाती थी, जैसे यहाँ पे हिंदुओं को कोई बड़ी नौकरी नहीं दी जाती थी, मुसलमानों को बड़ी नौकरी दी जाती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि नवाब को थोड़ा सा समझा बुझा भी रहे थे लोग कि चलो ठीक है, इसने एक साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, 3 तारीख को किया। अब इसके पास 3 तारीख को जैसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, अब इसके पास टाइम मिल गया 1 साल का। इसके पास टाइम था कि 3 जून 1948 तक यथास्थिति बाद में रहे, यानी ये 3 जून 1948 तक यथास्थिति बाद में। क्या हुआ
कि हैदराबाद के एक सेना प्रमुख थे, वो रिटायर हुए, सेनापति थे, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जो हैदराबाद को बचाने के लिए और मुस्लिमों के हित के लिए एक उग्रवादी संगठन बनाया। ये एक उग्रवादी संगठन बना, बाद में उग्रवादी बना मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नाम MIM, बाद में ये इसमें AI और जोड़ दिया, ऑल इंडिया कर दिया, और बाकी MIM वही है। इसमें क्या था, इसमें जो भाग लेने वाले यानी जो रहते थे उनका वो थे रजाकार। रजाकारों के बारे में आपने सुना भी होगा, रजाकार। ये जो इसमें जो सिपाही थे उनको रजाकार बोला जाता था। आमतौर पर रजाकार थे कि हैदराबाद रियासत को बचा के रखना, यानी उसकी स्वतंत्रता की मांग, यानी एक अलगाववादी संगठन के रूप में कि इसको स्वतंत्र बनाए रखें। इनको जो यहाँ का नवाब था ये मीर उस्मान की तरफ से इनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड थी, पैसा देता था, संरक्षण देता था और तमाम चीज़ें। लगभग उस टाइम पे मानते हैं कि इनका टोटल रजाकार जो थे 2 लाख के लगभग रजाकार हो गए थे, 2 लाख रजाकार हो गए थे। जबकि हैदराबाद की अपनी खुद की सेना थी, इसकी सेना थी 22,000 तो इसके सोल्जर थे हैदराबाद के, और रजाकार 2 लाख। ये कंडीशन थी कि रजाकार को ना तो वेतन ज़्यादा देना पड़ता था, ना कुछ देना पड़ता था, उनको तो एक चूरन खिलाना था कि भाई हैदराबाद को स्वतंत्र बना के रखना है, और ये सब मजहब का चूरन, ये तमाम तरह तरह के चूरन खिला के इनको भर्ती करते रहते थे। इनको सेना को वेतन देना पड़ता था प्रॉपर, तो इनको अपना 22,000 सेना इसने भर्ती कर रखी थी उस टाइम पे। अब आगे क्या होता है कि रजाकार का एक आता है बाद में, रजाकार का हेड आता है, इनका रजाकारों यानी MIM का अध्यक्ष बनता है कासिम रिजवी। ये बहुत खतरनाक आदमी बना। बाद में ये इंडिया में जब 1948 में जब हैदराबाद का रियासत का दर्जा ख़त्म करके इसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया, उसके बाद ये कुछ दिन जेल में रहा। उसके बाद इसको छोड़ा गया एक शर्त पे कि तुमको यहाँ भारत तुरंत छोड़ना पड़ेगा। फिर ये जाके पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान में रहने के बाद कराची में इसकी डेथ हो गई। होता है यहाँ पे कासिम रिजवी जो MIM का हेड था, ये पटेल जी के पास आया और आके पूरी धमकी दी, बोला कि हैदराबाद तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक स्वतंत्र रहेगा। एक ही नारा, एक ही नाम, पता नहीं कौन कौन सा जो भी है वो ऐसा कर करके बोला। पटेल जी ने कहा कि बेटा गाजर खाओ, एक नहीं 2 खाओ, लेकिन शांति से रहो, और शांति से रहने के साथ में आप विलय करो। भारत में स्वतंत्र राज्य रह नहीं पाएगा, कंडीशन नहीं है, ये 100% सत्य है कि स्वतंत्र राज्य आपका रह नहीं पाएगा। आप दूसरी बात है कि आप बोलते हो कि हम अगर भारत में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे, तो ये इतने बड़े भारत के बीच में, मतलब दक्षिण भारत के अंदर एक इतना बड़ी रियासत हैदराबाद, ये हो जाएगा पाकिस्तान। वैसे जो भारत हमारा है, भारत में एक कोन पे ये पाकिस्तान, एक कोन पे ये पाकिस्तान, एक ये पाकिस्तान, इतने जब सब पाकिस्तानी बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी रियासतें थी, पाकिस्तानी पूरे सपोर्ट में था, ऐसी बहुत सारी रियासतें यहाँ पे थी जो पाकिस्तान के बिल्कुल यहाँ बसी हुई थी और भारत के साथ आना चाहती थी। लेकिन हमने साफ इनकार किया कि भाई जब राष्ट्र बन रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जाइए आप, क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति उस टाइप की है नहीं। हमने नवाब को समझाया, कासिम रिजवी को समझाया कि तुम्हारी भौगोलिक स्थिति जो है भारत के एकदम मध्य में हो, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो या स्वतंत्र रहना चाहते हो, आप किसी भी सूरत में स्वतंत्र रह नहीं सकते हो। लेकिन मजाल है जो नवाब माने, नवाब इधर क्या हुआ कि ये नवाब और ये कासिम रिजवी ये एक बहुत दिमाग लगा के एक पॉइंट किए खेले कि जिनको एक तो ये 1 साल का मिल गया यथास्थिति बाद, ठीक है, 1 साल इनको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया दोनों राष्ट्रों के साथ में कि भाई आप रुके रहोगे। अब 1 साल के लिए इसने क्या किया, एक तो ये गया कॉमनवेल्थ गेम, जो मतलब हमारा राष्ट्रमंडल खेल है, उनमें अपने अलग देश के दर्जा को लेके ये गया था माउंटबेटन के पास में। माउंटबेटन ने मना कर दिया, कहा कि ये अभी भारत स्वतंत्र हुआ है, तुमको एक देश का यानी एक राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है और आप राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो। तो इनको मना किया माउंटबेटन ने, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मना किया, यूरोप में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक ऑस्ट्रेलिया का था एक तस्कर टाइप जिसे बोले, वो हथियार वगैरह की तस्करी करता था, उसके साथ मिलकर हथियार मंगाने शुरू कर दिया। इवन गोवा पे उस समय पुर्तगालियों का शासन था, गोवा जो था गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था। गोवा को खरीदने की बात करने लगे नवाब साहब, जाके कहा कि गोवा को खरीद लेते हैं, फिर हम समुद्र के किनारे से हो जाएंगे और हमारा एक एरिया इतना सेपरेट हो जाएगा और वहाँ तक एरिया सब सेपरेट होगा कि समुद्र जो आ जाएगा यहाँ समुद्र, ये है यहाँ गोवा है और यहाँ हैदराबाद है, या गोवा से हैदराबाद पूरा
फिर ये हैदराबाद रियासत पूरी मिल जाएगी जब, तो हमारा यहाँ एक पोर्ट बना लेंगे और हमको हथियार या जो भी है हम अलग बनाएंगे, लेकिन देश को, राष्ट्र को अपने को स्वतंत्र ही रखेंगे। पटेल जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, खेल लो। जिस दिन मूड में आएंगे उस दिन न तुम दिखाई दोगे और न तुम्हारी जो अभी रियासत और इसके जो सपने हैं, ये सारे सपने भी चूर चूर हो जाएंगे, और ना तो आप दिखाई दोगे, ना आपकी रियासत दिखाई देगी, ना ये गोवा बेचने वाले दिखाई देंगे, और ना तुम्हारे जहाज दिखाई देंगे। यानी कुल मिला जुला के तुम कुछ भी नहीं दिखाई दोगे। बस ये है कि अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। जिस दिन ध्यान दिया उस दिन आप हमें दिखाई नहीं दोगे, और वही हुआ। जिस दिन ध्यान दिया उसके बाद दिखाई नहीं दिए ये। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सब ड्रामा चलता रहा। इधर MIM ने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो MIM थी यानी रजाकार थे, रजाकारों ने एक बहुत गलत काम यह किया कि जो हिंदू पॉपुलेशन थी, 80-85% हिंदू पॉपुलेशन थी, इस हिंदू पॉपुलेशन को मारना काटना शुरू कर दिया। हिंदू पॉपुलेशन के साथ में जो लोग कांग्रेस की मांग कर रहे थे, जो भारत में सम्मिलित होने की बात कर रहे थे, उन लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। लगभग बहुत आदमियों की हत्या करी इन्होंने, लूट खसोड़ एकदम। ये रजाकार बोले तो ये दरिंदे जैसी कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर में मचाई थी उन्होंने आके। पाकिस्तान से जो कुछ सेना के जवान और साथ में वो कबीलियाई लोग थे, वो सेम कंडीशन इन रजाकारों की थी। इन्होंने भी बलात्कार करना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो सरतन से जुदा, बारे वही ड्रामे इनके चल रहे थे, और इन्होंने बहुत लोगों का कत्ल किया। चलो कोई बात नहीं हुआ। पटेल जी को खबर मिल रही थी, लेकिन इधर नेहरू जी विदेश छवि को लेकर बहुत सारे सगज थे, तो नहीं बोल पा रहे थे कुछ भी। BP मेनन और पटेल जी जो रियासत मंत्रालय के सचिव थे, BP मेनन, और रियासत मंत्रालय के जो हेड यानी प्रमुख थे वो पटेल जी थे, और उस समय गृह मंत्री भी थे भारत के, और उप प्रधानमंत्री भी थे। तो पटेल जी ने कहा कि मैटर बिल्कुल हाथ से निकलता ही जा रहा है, चलो अब फुर्सत में भी हैं, अभी कुछ इतना बिजी भी नहीं है, नहीं होता है 2-4 दिन में निपटा ही लेते हैं, एक बार मुलाकात करते हैं नवाब से, नवाब की राय क्या है, तो और नहीं मानता है तो फिर देख ही लेते हैं जो भी होगा। पटेल जी ने मुलाकात की नवाब से। नवाब चरस फूंक के बैठा हुआ था, मजा ले नवाब जो आए। नवाब ने जो चरस फूंका था, सस्ते वाला नशा करके नवाब बैठा हुआ था। नवाब तो बोल रहा था वो जब तक सूरज चांद रहेगा हैदराबाद आज़ाद रहेगा, ऐसे ऐसे नारे लगा रहा था, साथ में ये कासिम रिजवी भी। पटेल जी ने कहा कि तुम मानोगे नहीं, क्योंकि सिस्टम वही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पटेल जी ने मीटिंग बुलाई, भारतीय सेना के अध्यक्ष जो मतलब उस समय थे ब्रिटिश ही थे, और हमारे जो पहले फील्ड मार्शल जो बनाए गए थे जनरल करियप्पा को बुलाया, और उनसे मीटिंग हुई, 5 मिनट मीटिंग हुई। बस इतना हुआ, क्योंकि हमको एक डर था कि अगर हम हैदराबाद पे अटैक करते हैं, हो ना हो अगर पाकिस्तान आ गया हैदराबाद के सपोर्ट में, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ जाने के लिए एकदम आतुर है कि हम पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे, और पाकिस्तान भी आतुर है, बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। इधर क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे प्लान बनाया, हम अभी ऑपरेशन पोलो को समझते हैं। अब ये तो हमारा, हम बैकग्राउंड समझने के बाद अब ऑपरेशन पोलो को समझने का टाइम है, अब ऑपरेशन पोलो समझते हैं। इधर क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, 11 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। 11 सितंबर 1948 को डेथ हो जाती है। इधर क्या होता है कि 13 सितंबर को 12 तारीख को मीटिंग बुलाई जाती है, 5 मिनट मीटिंग चलती है पटेल जी के साथ सेना अध्यक्ष की, और 13 तारीख को (1948) को ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया जाता है। सुबह 4 बजे सेना हैदराबाद को घेर के हैदराबाद के अंदर घुसना शुरू कर देती है। रजाकारों से युद्ध होता है। 13 तारीख को सेना घुसती है, और 17 तारीख को नवाब भागता हुआ आता है, कहता है कि अब हमको मिला लो, बाद में तमाम तरह तरह की बात करता। यहाँ क्या होता है कि 13 तारीख को पटेल जी ने ऑर्डर दिया, जनरल करियप्पा जी से पूछा, कहा कि अगर हम पे पाकिस्तान इसके रिएक्शन में कुछ अटैक अगर करना चाहे तो हमारे पास ऐसे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम पाकिस्तान से निपट पाएंगे। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, हाँ। पटेल जी ने कहा फिर गया है जाओ। 13 सितंबर को शुरू किया, 17 सितंबर को 1948 को ऑपरेशन समाप्त हुआ। और हैदराबाद हो गया इंडिया का हिस्सा।
नवाब की अब दुगनी दुविधा, क्योंकि बेसिकली जिन रियासतों को हमने भारत में विलय किया था उन रियासतों को प्रिवी पर्स करके एक स्कीम निकाली गई थी उसी टाइम पे कि उनको एक पेंशन दिया जाएगा, यानी प्रिवी पर्स दिया जाएगा जो अपने वो मतलब राजा के स्टेटस को मेंटेन करके रखें, उसके लिए मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे उनको कुछ अमाउंट दिया जाएगा। अब हैदराबाद रियासत में तो हमने सेना का युद्ध करवाया, इतना भयंकर युद्ध हुआ, 4 दिन में युद्ध चला, 4 दिन में निपटा दिया। अब नवाब की अलग दुविधा कि अगर हम भारत के साथ नहीं मिलते हैं तो इन्हें तो अब जीत ही लिया, अब बचा ही नहीं था कुछ, तो हम जो प्रिवी पर्स वगैरह जो मिलेगा उससे भी मारे जाएंगे। इधर क्या हुआ था, नवाब इतना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, इसने कम से कम 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिए थे, अनुदान के रूप में दिए थे, या बाद में बोला कि उधार दिए थे, क्या दिया था क्या नहीं दिया था, वो दिया था हथियारों के लिए, मुझे लग रहा है दिए थे, लोग ऐसा माना गया कि हथियारों के लिए दिए थे। इधर क्या हुआ, फिर राजा आया भाग के, इसने विलय पत्र पे साइन किए